नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर रहिए चैनल पर हैं। आज हम दौलत राव सिंधिया के बारे में जानेंगे। जो इससे पहले हमारा वीडियो था उसमें हमने जो है महादजी सिंधिया के बारे में जाना था। आज हम दौलत राव सिंधिया के बारे में जानेंगे कि दौलत राव सिंधिया का क्या योगदान है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले इनका कार्यकाल आप देख लीजिए, 794 से 1827 तक, मतलब इक्वल 48 वर्ष इनका ये कार्यकाल रहा है। दूसरी चीज जो इसमें हम नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, 1794 को महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद से ही इनका कार्यकाल चालू होता है। प्रश्न उठता है कि दौलत राव सिंधिया महादजी सिंधिया के क्या थे। जनरल टर्म में आपको लगेगा कि इनके पुत्र थे, पुत्र नहीं है महादजी सिंधिया के। ये क्या है? महादजी सिंधिया की कोई संतान नहीं थी, इस कारण उनके जो पुत्र थे तुकोजी राव, नोट करते चले और सुनते चले। तुकोजी राव के पुत्र थे आनंद राव। आनंद राव के पुत्र थे दौलत राव सिंधिया। तो कुल मिलाकर महादजी सिंधिया के क्या हुए? महादजी सिंधिया के पौत्र हुए। ठीक, इस क्रम को हमने समझ लिया है कि महादजी सिंधिया के पौत्र। इनकी शादी हुई बैजाबाई से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैजाबाई नाम से एक स्थापत्य कला है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हमने बता दिया। प्रश्न आ सकता है बैजाबाई कौन थी? तो बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या महत्वपूर्ण ऐसा किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। पहली चीज तो इनकी आइडेंटिटी, कि ये महादजी सिंधिया के पुत्र नहीं होकर पौत्र हैं। वो भी कैसे? छोटे भाई तुकोजी राव के पुत्र आनंद राव के पुत्र दौलत राव है ये। तो महादजी राव सिंधिया से इनका ये कनेक्शन बना। तुकोजी राव क्या है ये कनेक्शन बता देते हैं। भाई किसके? महादजी सिंधिया के। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में हम देखेंगे कि इन्होंने किया क्या है जिसलिए इनको याद किया जाए, या एग्जाम दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। देखते हैं जरा। इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको हम बोलते हैं कुड्रला का युद्ध। कुड्रला का युद्ध ये इनके जीवन की घटना रही और ये युद्ध भी इन्होंने 794 में ही लड़ा। ये युद्ध इन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ा। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि मराठा का एक ही काम था, चौथ होगा ही। चौथ नहीं देते थे निजाम, इसलिए इन्होंने युद्ध लड़ा और जीत गए और हैदराबाद के निजाम से इन्होंने चौथ प्राप्त किया। तो ये भी एक योग्य शासक थे। ये पहला कारनामा हमने इनका देखा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला जो इनके में टेन्योर रहा, आपको पता हो कि महादजी सिंधिया ने विस्तार किया था, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली गद्दी में बैठाया था और मराठाओं ने उसको पेंशन भोगी बना दिया था। ये सब घटना महादजी वाली सिंधिया में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो एक त्रिगुट बनता है उसमें संबंध कैसे स्थापित होते हैं, जरा इसको हम समझते हैं। क्योंकि यहाँ 3 मराठी शक्तियां उभर चुकी थी, होलकर, मराठा, सिंधिया मराठा और आपके पेशवा। होलकर मराठा, मराठा पेशवा और सिंधिया। इनके बीच हमको देखना था कि एक कॉम्बिनेशन क्या बना, और साथ में अंग्रेज। अंग्रेज तो थे ही हर जगह, तो इनका संबंध तो हर जगह देखना ही है हमको कि इनका संबंध क्या आता है। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। एक संबंध बनता है होलकर मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक जो संबंध क्रिएट होता है वो देखते हैं। इसमें दौलत राव की क्या भूमिका है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखें। अब जिस समय दौलत राव जी गद्दी संभाल रहे हैं अपनी, उस समय की एक बड़ी घटना ये होती है कि उस समय लॉर्ड वेलेजली की एंट्री होती है। लॉर्ड
वेलेजली की एंट्री होती है। लॉर्ड वेलेजली एक ऐसा अंग्रेज गवर्नर था जो विस्तारवादी नीति रखता था, जो चाहता था कि जितने भी राजे रजवाड़े यहाँ पर हैं वो सब अंग्रेजों से ही प्रोटेक्शन लें, संरक्षण लें, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच से प्रोटेक्शन न लें। वेलेजली वो व्यक्ति है जिसने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर भगाने का काम किया था, कर्नाटक वॉर जीत के आया था, विस्तारवादी नीति का व्यक्तित्व था। तो इस प्रकार से इसका एक बड़ा रोल था। अब हम जरा समझते हैं कि वेलेजली ने इस नीति को कैसे किया। मेन पार्ट है वेलेजली, सहायक संधि का ये जनक है। तो कैसे इसने सहायक संधि पर मजबूर किया एक एक व्यक्ति को जरा हम देखते हैं, लेकिन इसमें हमारा फोकस रहेगा सिंधिया पर, चूंकि हम सिंधिया वंश की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें दौलत राव का टाइम ये हुआ। जरा हम देखते हैं क्या क्या इसने इन तीनों मराठों सरदार के बीच में, आपको पता 3 मराठे सरदार बन चुके थे, होलकर, सिंधिया, पवार, नागपुर के भोंसले और गायकवाड़। ये 5 मराठाओं के अपने अपने एक अलग सिस्टम बन गया था, ये आपको मालूम है। इसी सिस्टम में इसने कंफ्यूजन पैदा किया, इन्हीं लोगों से अलग अलग टाइप करने की कोशिश की, और प्लस इन सबके ऊपर पेशवा था। अब पेशवा कमजोर हो चुका था, इसी का फायदा लॉर्ड वेलेजली ने उठाया। क्योंकि पेशवा अपनी गद्दी बचाने के लिए जो अंतिम पेशवा बनता है, जिसको हम बोलते हैं बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ये आखिरी पेशवा है, और काफी, आप समझ लीजिए, इसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं था। ये अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में ही इसने जो है पूरा मटिया पलित किया और पेशवा को खत्म कर दिया, पेंशन भोगी बना दिया, मराठा शक्ति को एकदम समाप्त कर दिया। ये अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में इसने होलकर में एक विट्ठल राव थे, उनकी हत्या कर दी। जब हम होलकर वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे विट्ठल राव का, उनकी हत्या कर दी। तो होलकर ने पूना पर धावा बिन दिया, और ये अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों की शरण में गया। वेलेजली साहब इसका इंतजार ही कर रहे थे कि आप आइए, हम आपकी मदद करते हैं। तो गद्दी तो बच गई, लेकिन उसके बाद बाजीराव द्वितीय आपस में ही मराठा सरदारों को भिड़ा के सोच रहे थे कि हम शासन करें, बट ऐसा हो नहीं पाया। हो न पाने के कारण इन्होंने एक संधि की, जो बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, एग्जाम में पूछी जाती है, बेसिन की संधि। जब मराठा एंग्लो वर्ड मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब ये संधि मिलेगी 802 में। इससे पहले हमने सालबाई की संधि भी इंपॉर्टेंट बताई थी, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की थी। तो 20 साल के लिए युद्ध टल गया। अब देख लो 20 साल बाद युद्ध आ गया। बेसिन की संधि नहीं, जैसे जब आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें की चीज पढ़ेंगे, बेसिन की संधि ने ही आंग्ल द्वितीय मराठा युद्ध के लिए बीज बो दिया। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के लिए, या इसको बोल सकते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसको हम बोल देते हैं। क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, जरा इसको देख लेते हैं। 803 से 805 तक। इसमें ही मराठा शक्ति जो है लगभग खत्म हो गई, और इसी काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक चला, और इसमें पूरी मराठा शक्ति खत्म हो गई, और कंपनी में जो है इसका विलय हो गया। किसका विलय हो गया?
यदि आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे चर्चा कर लेंगे, सिर्फ डेट पे ध्यान दीजिए अभी आप। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अभी सिर्फ आप उसको नोट कर लें, सुन लें जरा, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और बेसिन की संधि, ठीक, और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा, ये चार घटनाएं देखिए दौलत राव के समय की हुई। कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता जब बासिन की संधि हुई तब मराठा सरदार कौन था, सिंधिया मराठा सरदार कौन था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जब सिंधिया मराठा सरदार कौन था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तब सिंधिया बस का मराठा सरदार कौन था। और अंतिम बाजीराव द्वितीय के समय कौन सा मराठा सरदार था। ये प्रश्न दौलत राव से संबंधित है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा हम समझते हैं कि बेसिन की संधि क्यों इंपॉर्टेंट रही और कैसे इसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अवश्य हमें तो 2 मिनट बता देते हैं, क्योंकि ये मराठा युद्ध पढ़ेंगे। बेसिन की संधि का मुख्य कारण था कि बाजीराव द्वितीय अपनी गद्दी बचाना था। वेलेजी के पास गया, वेलेजी ने सहायक संधि की कि आप हमको ये चीजें दे दो। बेसिन की संधि अलग से पढ़ेंगे, उस पर वीडियो अलग से बनाएंगे, और आपके यहाँ हम ये चीजें करेंगे और आपको हम बचा लेंगे। और उसने इसके बाद जो है युद्ध किया, सिंधिया और होलकर ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, लेकिन उसमें वो हार गए। हारने के कारण तक कहा जो उनको कुछ संधियां करने पड़ी। अब उसमें दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेज क्या संधि की, वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। बेसिन की संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है दौलत राव की हार हुई। इस चीज को नोट कर लें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक इसमें दौलत राव हार गए। हारने के बाद इनको एक संधि करनी पड़ी जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। उस संधि का नाम है सुरजी अर्जुन गांव। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में दौलत राव सिंधिया को करने पड़ी। इंपॉर्टेंट है कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि के समय सिंधिया मराठा सरदार कौन था, तो दौलत राव ने की और हार गए। इसमें इनको बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें जयपुर, जोधपुर, गोहद, अहमदाबाद, भड़ौच, अजंता, गोदावरी नदी के बीच की समस्त भूमि जो है इन्होंने किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। आप देख लीजिए, गोदावरी से लेके पूरा जयपुर, जोधपुर और ये पूरा अहमदाबाद, अजंता, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनको अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। आप सोचिए कितना बड़ा सेक्शन जो है सिंधिया साम्राज्य के नीचे से हाथ से निकल गया। अब आप देखें अगली एक संधि जो अंग्रेज करते हैं वो दौलत राव के समय होती है। नोट कर लीजिए, अभी अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। जो अगली संधि दौलत राव को अंग्रेजों से करनी पड़ी वो होती है 27 फरवरी 1804 को बुरहानपुर की संधि। बुरहानपुर की संधि 1804 में बुरहानपुर की सहायक संधि के फलस्वरूप सिंधिया को युद्ध की स्थिति में अंग्रेजों ने सैन्य सहायता का वचन दिया। ये किया, इस संधि में ये हुआ कि जब कभी भी सिंधिया के ऊपर कोई युद्ध करे या आक्रमण करेगा तो उस स्थिति में अंग्रेज जो है सिंधिया को सहायता देंगे। अब ये देखिए, ये भी एक चाल है, क्योंकि यहाँ ये अपना व्यक्ति पॉइंट आउट करना चाहते वो किया। और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो रेजिडेंट बोलते थे, ये जो अंग्रेज वहां पर होता था उसको बोलते थे रेजिडेंट मालकम को अपॉइंट कर दिया
इनकी नाक में दम करने के लिए कि आप किसी से युद्ध नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। मदद के नाम पर उन्होंने अपना व्यक्ति अपॉइंट कर दिया कि आप इतने काबिल ना हो जाएं कि फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच सेना से, जो हमने बताया था कि महादजी सिंधिया ने हथियारों का आधुनिकीकरण किया, फ्रांसीसी सेनाओं से उन्होंने ट्रेनिंग ली ताकि वो लड़ सके, अंग्रेजों से जीत सके। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा हारे नहीं थे, सम्मानजनक संधि करनी पड़ी थी, और एक बार मराठाओं ने अंग्रेज को हरा भी दिया था उससे पहले संधि में। जब हम मराठा पढ़ेंगे तो उस चीज में आएगी। तो ये इन्होंने कहा कि अब तुम इतने मजबूत ना हो जाओ कि कभी हमको हराने की स्थिति में रहो, या हमसे आगे निकलने की स्थिति में रहो, या हमसे सुपीरियर बन जाओ। इसीलिए उन्होंने अपना आदमी आपके सर पर बैठा दिया। तो ये भी दौलत राव के समय हुआ कि अंग्रेज रेजिडेंट मालकम साहब यहाँ पर बैठ गए, और जब मालकम साहब को नियुक्त किया गया तो ग्वालियर व गोहद सिंधिया जी को वापस कर दिया गया, इस शर्त पर कि आप जो है हमारे रेजिडेंट को बैठा लें और आपकी हम युद्ध में मदद करेंगे। अरे हम युद्ध ही नहीं करने देंगे तो मदद क्या करोगे? ठीक है, अभी एक जाल बिछाया है, इसमें बिछ चुके। तो आप समझ लीजिए बेसेंट की संधि कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कर्नाटक वॉर करके पूरा दक्षिण जीत के आया था, मैसूर युद्ध जीत के आया था, वहां सबको खत्म करके आया था, बंगाल पे कब्जा बक्सर टाइम हो गया था। ये मराठा शक्ति ही है जो उसको भारत पे आगे नहीं बढ़ने देते थे। इसको भी जो है बेसेंट संधि थाली में सजा के मदद मांगने के लिए पेशवा साहब आ गए, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, कभी भी पेशवा गए नहीं किसी के दरवाजे, लेकिन वो गए इसलिए उनका समाप्त हो गया। अब इसी समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ दौलत राव के समय, ये आपको हम बता चुके हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। युद्ध आपको हम पहले बता चुके, 1816 से 19 तक चला, और इसमें सब कुछ खेल खत्म हो गया, और बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया गया। अब इसमें हम देखते हैं कि सिंधिया की क्या भूमिका रही, जरा इसको हम देख लेते हैं कि दौलत राव सिंधिया इस समय क्या कर रहे थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि होती है। एक और संधि होती है जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध रोल प्ले होगा। ठीक है, दौलत राव सिंधिया का ग्वालियर की संधि होती है, जिसमें चंबल नदी जो है, चंबल के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से अपना प्रभुत्व समाप्त करना, साथ ही पिंडारियों के दमन का भी वचन अंग्रेजों को सिंधिया जी को देना पड़ा। अब समझ लीजिए क्या क्या हुआ। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी। इसके बाद इन्होंने एक रेजिडेंट मालकम बैठा दिया कि हम आपकी किसी भी युद्ध में मदद करेंगे, हम युद्ध होने नहीं देंगे, फंस गए उस जाल में। और उसके बाद ग्वालियर और गोहद इस एवज में लौटा दिया। बुरहानपुर की संधि के बाद लौटाया, बुरहानपुर की संधि हुई। अब ग्वालियर की संधि में कहा कि पिंडारियों का दमन करना, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शामिल हुआ, पिंडारियों को दमन करना, और चंबल के जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा उस पर आपको अधिकार छोड़ना पड़ेगा। मतलब अब सम्मानजनक संधि का तो कोई प्रश्न बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ अंग्रेजों को पेंशन होगी और केवल आप समझिए एक प्रकार के टैक्स कलेक्शन आने के लिए बचे। सब आपके सबके सब पावर छीन लिए गए। साहित्य और स्थापत्य कला में दौलत राव का क्या योगदान रहा? दौलत राव ने जो उज्जैन राजधानी थी, बता चुके हैं, उज्जैन राजधानी राणोजी के समय बनी थी। तो उज्जैन से राजधानी जो है लश्कर ले आते हैं, तो उज्जैन से राजधानी ट्रांसफर हुई सिंधिया की लश्कर। इनका एक उपनाम था मोतीवाला, एक उपनाम था मोतीवाला। दौलत राव सिंधिया का इनको मोतीवाला कहा जाता था। इन्होंने ग्वालियर में फूल बाग का निर्माण कराया।
फूल बाग का निर्माण इन्होंने जो है ग्वालियर में कराया। हिंदी के जो प्रसिद्ध या महान कवि पद्माकर थे, इनको इन्होंने अपना राज कवि बनाया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पद्माकर को अपना राज कवि बनाया। ये दौलत राव सिंधिया का काल था जो बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं। इन्होंने पहले कुटला का युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने हैदराबाद के निजाम से चौथ वसूलना चालू किया। इसके बाद बेलेजली आते हैं, तो बैसिन की संधि 1802 में होती है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें इनको सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ती है, और इनका जोधपुर, जयपुर, ये सब, अहमदाबाद, अजंता, पूरा गोदावरी के ऊपर का क्षेत्र चला जाता है। इसके बाद बुरहानपुर की संधि में ग्वालियर और गोहद लौटा दिया जाता है, और रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट महलकम बैठ जाते हैं। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें ग्वालियर की संधि होती है 1817 में, जिसमें पिंडारियों को दमन करने का वचन देना पड़ता है, और साथ में चंबल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से अपना प्रभुत्व भी छोड़ना पड़ता है। तो ये दौलत राव सिंधिया की उपलब्धियां थी। अगली वीडियो में हम जनकोजी राव सिंधिया और जयाजी राव सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जनकोजी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जयाजी राव सिंधिया ने कुछ किया। उनकी भूमिका को हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति में जनकोजी राव की भूमिका एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगी, क्योंकि उसी के लिए सिंधिया, आपको पता है, काफी जो है विवाद में रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मीबाई की मदद क्यों नहीं की, क्या कैसा था। तो वो व्यक्ति थे जयाजी राव, जो 1857 की क्रांति में थे। उनका हम वीडियो अगली क्लास में लाएंगे। इसके बाद जो थे वो जनकोजी राव सिंधिया थे, जिन्होंने ज्यादा कुछ रोल ही प्ले नहीं किया, बट उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में 2-3 लाइन में कर लेंगे, जो एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम जयाजी राव सिंधिया की चर्चा करेंगे, जो 1857 क्रांति के समय सिंधिया मराठा सरदार थे। तब अगले वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।